हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल क्रिएटिव कॉन्सेप्ट्स। आज हम पढ़ने वाले हैं फार्मेसी प्रैक्टिस के सिलेबस के बारे में। आज हम फार्मेसी प्रैक्टिस का या कहें कि हॉस्पिटल फार्मेसी का फार्मेसी प्रैक्टिस को हम एज अ हॉस्पिटल फार्मेसी भी बोल सकते हैं। 7 सेमेस्टर का 703 BP 703T कोड है इसका। और फार्मेसी प्रैक्टिस एक सब्जेक्ट है जो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट होने वाला है। आपको बहुत अच्छा लगने वाला है ये सब्जेक्ट पढ़ने में। तो हम स्टार्ट करते हैं हॉस्पिटल फार्मेसी के सिलेबस को। आज हम केवल जो सिलेबस है उसी ही डिस्कस करेंगे कि क्या क्या यूनिट्स हैं, क्या क्या उसमें टॉपिक्स हम आगे पढ़ने वाले हैं। इन सब टॉपिक्स के बारे में हम आज पढ़ेंगे। तो हॉस्पिटल फार्मेसी को यदि हम एज ए डेफिनेशन देखें कि हॉस्पिटल फार्मेसी में क्या करते हैं, हम फार्मेसी की प्रैक्टिस करते हैं। नाम से ही समझ में आ रहा है, हॉस्पिटल फार्मेसी मतलब हॉस्पिटल के अंदर फार्मेसी है, उसके अंदर हमें प्रैक्टिस करनी है। किस चीज़ की प्रैक्टिस करनी है? ड्रग का डिस्ट्रीब्यूशन करना है टू फॉर द पेशेंट, मतलब पेशेंट को हमको ड्रग डिस्ट्रीब्यूट करनी है। देन उसके बाद में हमें पेशेंट का जो प्रिस्क्रिप्शन है, जो प्रिस्क्राइबर जो प्रिस्क्रिप्शन लिख के देता है, हमें उसे समझना है, उसे प्रॉपर डोज हमें बताना है, उसको उसके एडवर्स इफेक्ट बताना है। ओवरऑल हमको उस ड्रग्स के बारे में पेशेंट को काउंसलिंग करनी है, उसको समझाना है। देन उसे हमें मेडिसिन डिस्पेंस करनी है। हम उसे कंपाउंडिंग भी करते हैं, देन हम उसे डिस्पेंस भी करते हैं। तो ओवरऑल हम इस किस में ये सारी चीज़ें पढ़ रहे हैं? फार्मेसी प्रैक्टिस के अंदर। तो व्हाट इज़ फार्मेसी प्रैक्टिस, हमारे सब्जेक्ट का डेफिनेशन क्या है वो हम देखते हैं। फार्मेसी प्रैक्टिस Pharmacy practice is the discipline of pharmacy which involves developing the professional roles of pharmacist. Pharmacy practice offers practicing pharmacists in-depth useful reviews and search trials and surveys of new drugs and novel therapeutic अप्रोचेस। फार्मेसी प्रैक्टिस क्या है? एक प्रकार से एक फार्मेसी का पूरा डिसिप्लिन है जिसके अंदर प्रोफेशनल रोल्स जो होता है फार्मासिस्ट का, उसका जो डेवलपमेंट होता है वो सब उसमें इन्वॉल्व होता है। फार्मेसी प्रैक्टिस जो होती है वो ऑफर करती है फार्मासिस्ट को कुछ प्रैक्टिसिंग लाइक रिसर्च ट्रायल्स। हमको केवल कंपाउंडिंग एंड डिस्पेंसिंग नहीं करनी है मेडिसिन की, उन मेडिसिन के रिसर्च ट्रायल्स भी करने हैं। नई नई मेडिसिन को हमें लेकर भी आना है। नई नई डिसीज़ आती है तो नई नई डिसीज़ के साथ में नई नई मेडिसिन भी आती है। तो नई मेडिसिन के साथ में हमें नई डिसीज़ के साथ में हमें नई मेडिसिन को भी लेके आना पड़ता है। तो ओवरऑल ये किसका काम होता है? कौन इसमें इन्वॉल्व होता है? फार्मासिस्ट। तो फार्मासिस्ट का काम होता है कि हमें प्रैक्टिस करनी है इन रिसर्च ट्रायल एंड सर्वे करना है हमें न्यू ड्रग्स का एंड नोवेल थेरापेटिक अप्रोचेस का। नाउ स्कोप ऑफ फार्मेसी प्रैक्टिस, हम फार्मेसी प्रैक्टिस पढ़ तो रहे हैं बट इसका स्कोप क्या है, हम क्यों पढ़ रहे हैं? तो इन द changing scenario of pharmacy practice in India, for successful practice of hospital pharmacy, the students are required to learn various skills like drug distribution, drug information, and the therapeutic drug monitoring for improved patient care. In community pharmacy, students will be learning various skills such as dispensing of drugs, responding to minor ailments by providing suitable safe medication, patients counseling for improved patient care in the community setup. So this is all about the scope of pharmacy practice. Now we are discussing about the यूनिट वाइज कंटेंट। यूनिट फर्स्ट में आपको है, फर्स्ट चैप्टर का है या फर्स्ट टॉपिक का है, हॉस्पिटल एंड इट्स ऑर्गेनाइजेशन। हॉस्पिटल फार्मेसी या कहें कि फार्मेसी प्रैक्टिस के अंदर आपका पहला टॉपिक है हॉस्पिटल एंड इट्स ऑर्गेनाइजेशन। जो हमारी फार्मेसी है वो हॉस्पिटल के अंदर है। तो फार्मेसी को पढ़ने के पहले, फार्मेसी को समझने के पहले हमें हॉस्पिटल को भी समझना पड़ेगा, उसके ऑर्गेनाइजेशन को भी समझना पड़ेगा। हॉस्पिटल के अंदर हम फार्मेसी को बना रहे हैं तो उससे पहले हमें पता होना चाहिए ना कि जिसके अंदर हम हमारी
फार्मेसी को डेवलप करने वाले हैं वो स्ट्रक्चर कैसा है, वो ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, तो उसको पढ़ने के पहले हम देखेंगे कि हॉस्पिटल क्या है और उसका ऑर्गेनाइजेशन क्या है, जिसके अंदर हम देखेंगे कि हॉस्पिटल की डेफिनेशन, उसके क्लासिफिकेशन। हॉस्पिटल के क्लासिफिकेशन 3 टाइप के होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी हॉस्पिटल। तो इन्हें हम देखेंगे। ये सारी चीज़ें हम जब भी टॉपिक्स लेते जाएंगे वैसे वैसे हम इसे डिटेल में पढ़ते जाएंगे। क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन क्लिनिकल एंड नॉन क्लिनिकल बेसिस, organization structure of a hospital and medical staff involved in the hospital and their function. Very important topic of your syllabus, मेडिकल स्टाफ्स इन्वॉल्व इन द हॉस्पिटल एंड देयर फंक्शन। मतलब हॉस्पिटल के अंदर जो मेडिकल स्टाफ है उसकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है और उनका क्या इन्वॉल्वमेंट है और उनके क्या क्या फंक्शन है इन द हॉस्पिटल। ये तो सारी चीज़ें हमें किस में पढ़नी है, हॉस्पिटल एंड इट्स ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। दूसरा टॉपिक आता है हमारा हॉस्पिटल फार्मेसी एंड इट्स ऑर्गेनाइजेशन। हमने हॉस्पिटल पढ़ लिया, हमने हॉस्पिटल को समझ लिया, उसके ऑर्गेनाइजेशन को समझ लिया, उसके स्ट्रक्चर को समझ लिया, वहाँ के जो मेडिकल स्टाफ है उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी और उनके जो भी फंक्शंस है उनका इन्वॉल्वमेंट है उसको समझ लिया। उसके बाद हम हमारा सेटअप करते हैं फार्मेसी का, हॉस्पिटल फार्मेसी का। तो किस तरीके से हमें हॉस्पिटल के अंदर अपनी हॉस्पिटल फार्मेसी का सेटअप करना है, कैसे हमें उसे डेवलप करना है, कैसे उसका ऑर्गेनाइजेशन है, स्ट्रक्चर को बनाना है, तो ये सारी चीज़ें हम किस में देखेंगे, हॉस्पिटल फार्मेसी एंड इट्स ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। जिसके अंदर हम सबसे पहले बात कर लेंगे उसके डेफिनेशन की, उसके बाद हॉस्पिटल फार्मेसी के क्या क्या फंक्शंस होंगे उसकी, देन उसका ऑर्गेनाइजेशन कैसा होगा, उसका लेआउट क्या होगा, उसकी लोकेशन क्या रखी जाएगी, किस किस टाइप का स्टाफ हमें रिक्वायर्ड होगा और उस स्टाफ की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी और क्या क्या उसके फंक्शन होंगे हमारी हॉस्पिटल फार्मेसी में, हमारे हॉस्पिटल फार्मासिस्ट के क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होगी, क्या क्या फंक्शंस होंगे और क्या क्या हमें स्टाफ रिक्वायर्ड होगा। तो ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे हम हॉस्पिटल फार्मेसी के अंदर। देन थर्ड टॉपिक है हमारा एडवर्स ड्रग रिएक्शन। वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक है एडवर्स ड्रग रिएक्शन, जो आपने फार्माकोलॉजी फर्स्ट में भी, जब आपने 4th सेमेस्टर में फार्माकोलॉजी पढ़ा था उसमें आपका जनरल इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में आपने एडवर्स ड्रग रिएक्शन पढ़ लिया कि जो हमारी ड्रग्स है उसके क्या क्या दुष्परिणाम हो सकते हैं। अब हम हॉस्पिटल में, हॉस्पिटल की बात कर रहे हैं, हॉस्पिटल के अंदर क्या होगा, हॉस्पिटल फार्मेसी में क्या होगा, दवाइयाँ मेडिसिन डिस्पेंस होगी, पेशेंट उन्हें एडमिनिस्ट्रेट करेगा तो उसके कुछ एडवर्स इफेक्ट्स आएंगे, तो वो भी हमें फार्मेसी प्रैक्टिस हॉस्पिटल फार्मेसी के अंदर पढ़ना है। जैसे एडवर्स ड्रग रिएक्शन, उसके हमको क्लासिफिकेशन पढ़ना है, लाइक एक्सेसिव फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट, सेकेंडरी फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट, इडियोसिनक्रेसी, एलर्जिक ड्रग रिएक्शंस, genetically determined toxicity, toxicity following sudden withdrawal of drug interaction. Drug interaction is a other part from एडवर्स ड्रग रिएक्शन आएगा इसी के अंदर, बट वो थोड़ा सा अलग हो जाता है। ड्रग इंट्रैक्शन के अंदर हम बेनिफिशियल इंट्रैक्शन भी देखेंगे और एडवर्स इंट्रैक्शन भी देखेंगे। जब एक ड्रग दूसरे ड्रग के साथ में इंट्रैक्ट करती है, आपस में मिलती है, आपस में मेलजोल करती है, तो या तो वो बेनिफिशियल इफेक्ट देगी या वो टॉक्सिक इफेक्ट देगी। जो टॉक्सिक इफेक्ट आएगा, जो टॉक्सिक इंट्रैक्शन होगा, वो आ जाएगा एडवर्स ड्रग रिएक्शन के अंदर। एंड फार्माकोकाइनेटिक ड्रग इंट्रैक्शन मेथड ऑफ डिटेक्शन। ड्रग इंट्रैक्शन किस किस तरीके से हम जो भी ड्रग इंट्रैक्शन है उसका पता लगाएंगे। देन स्पॉन्टेनियस केस रिपोर्ट्स एंड रिकॉर्डिंग के स्टडीज एंड एडवर्स ड्रग रिएक्शन रिपोर्टिंग एंड मैनेजमेंट। तो ओवरऑल हमें एडवर्स ड्रग रिएक्शन के अंदर इसके क्लासिफिकेशन ही पढ़ने हैं। देन मेथड हमें देखनी है कि किस किस तरीके से हम ड्रग इंट्रैक्शन को, या कहें कि एडवर्स ड्रग रिएक्शन को, ड्रग इंट्रैक्शन को हम किस तरीके से डिटेक्ट कर सकते हैं। तो ये ओवरऑल हमें ड्रग इंट्रैक्शन के, एडवर्स ड्रग रिएक्शन के अंदर हमें इसको पढ़ना है। वेरी इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है इसके अंदर जो इसमें दिया नहीं है पर मैं आपको बता देती हूँ, फार्माकोविजिलेंस। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे फार्मेसी में, अभी बहुत ज़्यादा रिसेंट उस पर स्टडी भी हो रही है। तो फार्माकोविजिलेंस क्या है, फार्माकोविजिलेंस जो है वो एक प्रकार से एक ऐसा सिस्टम है जो आइडेंटिफाई करता है, आइडेंटिफिकेशन करता है एडवर्स ड्रग रिएक्शन का। जब हम मेरा टॉपिक पढ़ेंगे तो हम उसकी भी यहाँ पर बात करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे यूनिट 1 का लास्ट टॉपिक है कम्युनिटी फार्मेसी।
जिस तरीके से हमने हॉस्पिटल फार्मेसी को पढ़ा वैसे ही हमें कम्युनिटी फार्मेसी को भी पढ़ना है। हॉस्पिटल फार्मेसी, दोनों में आप डिफरेंस समझ लीजिए। हॉस्पिटल फार्मेसी जो है वो हॉस्पिटल के अंदर होता है और कम्युनिटी फार्मेसी जो होता है वो हॉस्पिटल के बाहर होता है। जैसे आपने कहीं पर मेडिकल शॉप देख ली, आपने देखा होगा कहीं पर भी मार्केट प्लेस पे या फिर हम कहें किसी कॉम्प्लेक्स में एक मेडिकल शॉप होता है, वो होता है कम्युनिटी फार्मेसी, जहाँ पर जो प्रोफेशनल फार्मासिस्ट होता है वही वहाँ पर होता है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर कोई भी बैठ सकता है या कोई भी यहाँ पर मेडिसिन को डिस्पेंस कर सकता है, नहीं। कम्युनिटी फार्मेसी के अंदर फार्मासिस्ट जो होता है वही मेडिसिन को डिस्पेंस करता है। तो इसके अंदर हमें देखना है इसका ऑर्गेनाइजेशन है, स्ट्रक्चर ऑफ रिटेल एंड होलसेल ड्रग स्टोर। कम्युनिटी के अंदर होलसेल भी आते हैं जो आप देखते हैं, मेडिकल मार्केट, दवा बाजार आप जिसको बोलते हैं, तो वो भी कम्युनिटी फार्मेसी के अंदर आता है। तो हमें उसका किस तरीके से ऑर्गेनाइजेशन करना है, उसका क्या स्ट्रक्चर होगा, ठीक है, किस तरीके से उसके टाइप्स होंगे। मतलब फॉर एग्जांपल यदि हम होलसेल की बात करें तो होलसेल में केवल उसको सीएनएस वाली मेडिसिन रखनी है या फिर एनाल्जेसिक ही रखनी है या केवल कार्डियोवास्कुलर सिस्टम की दवाइयाँ रखेगा। तो ये सारी चीज़ें किस टाइप की मेडिसिन कम्युनिटी फार्मेसी में, होलसेल फार्मेसी में वो रखना चाहता है, तो उस तरीके से हम उसका टाइप एंड डिज़ाइन स्ट्रक्चर उसका बनाएंगे। लीगल रिक्वायरमेंट फॉर एस्टेब्लिशमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ ड्रग स्टोर। हम लोग देखते हैं कि जब भी हम मेडिकल स्टोर खोलते हैं तो हमको कुछ लीगल रिक्वायरमेंट को फुलफिल करना होता है। तो क्या क्या लीगल रिक्वायरमेंट होगी, क्या हम एक ड्रग स्टोर को एस्टेब्लिश कर पाए, उसका क्या मेंटेनेंस हमें करना पड़ेगा, तो ये सारी चीज़ें हम इसमें देखेंगे। डिस्पेंसिंग ऑफ प्रोप्राइटरी प्रोडक्ट्स, हमको किस तरीके से जो प्रोडक्ट्स हैं उसको डिस्पेंस करना है, मेंटेन कैसे करना है हमको। रिकॉर्ड रिटेल एंड होलसेल ड्रग स्टोर का मतलब हमने जो मेडिसिन को डिस्पेंस किया है, जिस मेडिसिन का हम स्टोर कर रहे हैं, देन हम उसे डिस्पेंस कर रहे हैं, तो जितना भी स्टॉक है, स्टॉक ला रहे हैं, स्टॉक क्लियर कर रहे हैं, तो उन सब का डाटा हमको मेंटेन करना पड़ेगा ऐसा रिकॉर्डेड फॉर्म में। मेनली जो नार्कोटिक ड्रग्स होती है, एनाल्जेसिक ड्रग्स होती है, हमें उनका रिकॉर्ड रखना बहुत ज़्यादा कंपलसरी होता है। वैसे तो सबका होता है पर इनका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अब बात करते हैं यूनिट सेकेंड की। यूनिट सेकेंड में चैप्टर नंबर 1 फर्स्ट टॉपिक है ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इन अ हॉस्पिटल। मतलब कि हमारे हॉस्पिटल के अंदर जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होगा ड्रग का, वो किस तरीके से होगा वो हमें इसमें पढ़ना है। जैसे डिस्पेंसिंग ऑफ ड्रग टू इन पेशेंट्स। अच्छा, हॉस्पिटल के अंदर आप देखते हैं कुछ इन पेशेंट्स होते हैं, कुछ आउट पेशेंट्स होते हैं। इन पेशेंट्स वो होते हैं जो हॉस्पिटल के अंदर 2 दिन 4 दिन या 1 दिन से ज़्यादा रुकते हैं, वो होते हैं हमारे इन पेशेंट। तो उन पेशेंट को हम किस तरीके से मेडिसिन का डिस्पेंस करेंगे वो हमें देखना है। देन होते हैं आउट पेशेंट, तो उन्हें किस तरीके से ड्रग का डिस्ट्रीब्यूशन करना है, ड्रग को डिस्पेंस करना है, वो हमको यहाँ पर देखना है। तो सबसे पहले तो डिस्पेंसिंग ऑफ ड्रग टू इन पेशेंट, यहाँ पर हम आउट पेशेंट की भी बात कर लेंगे। टाइप्स ऑफ ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के भी अपने अपने अलग टाइप होते हैं, तो वो भी हमें देखना है, अलग अलग टाइप। चार्जिंग पॉलिसीज एंड लेबलिंग, चार्जिंग पॉलिसीज जो होगी एंड लेबलिंग होगी वो इन पेशेंट्स के लिए अलग होगी, आउट पेशेंट्स के लिए अलग होगी। मोस्टली ऐसा देखा जाता है हॉस्पिटल्स के अंदर चार्जिंग पॉलिसीज जो होती है वो इन पेशेंट्स वाले पेशेंट के लिए चार्जिंग पॉलिसी आउट पेशेंट से अलग होती है। इन पेशेंट की जो पॉलिसी होती है वो उनके जो भी अलग चार्जेस होते हैं उसी में ही ड्रग की जो चार्जिंग होती है, ड्रग के जो चार्जेस होते हैं उसमें इंक्लूड करके उसका बिल बना के उन्हें बाद में वो दे दिया जाता है, जिससे वो बाद में जब उनकी मतलब हॉस्पिटल से जब भी वो बाहर जाते हैं तब उन्हें वो उसे पे करना होता है। बट आउट पेशेंट्स को उसी टाइम जब वो मेडिसिन खरीद रहा है तब उसी वक्त उसे वो अपना जो भी चार्ज होता है मेडिसिन का वो उसे पे करना पड़ता है। देन डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में भी आप इन पेशेंट में देखेंगे कि इन पेशेंट को ड्रग डिस्ट्रीब्यूट वहाँ का ही वार्ड बॉय, वहाँ की नर्स, वहाँ का ही जो पर्सन होता है, वहाँ का स्टाफ, मेडिकल स्टाफ ही उसे ड्रग डिस्ट्रीब्यूट करता है या एडमिनिस्ट्रेट करवाता है। बट आउट पेशेंट खुद पेशेंट या पेशेंट का जो अटेंडर होता है वो जाता है, मेडिसिन को कलेक्ट करता है और वही उसे एडमिनिस्ट्रेट करवाता है। देन है हमारा डिस्पेंसिंग ऑफ ड्रग्स टू एम्बुलेटरी पेशेंट्स एंड डिस्पेंसिंग ऑफ कंट्रोलिंग ड्रग। हमें जो हमारे एम्बुलेटरी पेशेंट्स हैं उनको किस तरीके से डिस्पेंसिंग करनी है, वही
आउट पेशेंट्स, ठीक है। देन डिस्पेंसिंग ऑफ कंट्रोल ड्रग, हमें ड्रग्स को डिस्पेंस करने में कंट्रोल भी रखना है। ऐसा नहीं कि कोई सी भी मेडिसिन किसी को भी दे दी, कोई भी आया नारकोटिक ले गया बिना प्रिस्क्रिप्शन के, तो ऐसा नहीं करना है। हमें हमारे ड्रग्स के डिस्ट्रीब्यूशन पे या ड्रग्स के डिस्पेंसिंग पे कंट्रोल को रखना है। किन ड्रग्स को कंट्रोल रखना है, किन ड्रग्स को नहीं रखना, वो हम जब ये चैप्टर पढ़ेंगे तब हम उसकी बात करेंगे। नेक्स्ट है यूनिट सेकंड का सेकंड टॉपिक, सेकंड चैप्टर, हॉस्पिटल फॉर्मूलरी। बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है। हॉस्पिटल फॉर्मूलरी, हॉस्पिटल फॉर्मूलरी एक प्रकार से एक बुक होती है। बुक कह सकते हो या फिर आप डिक्शनरी कह सकते हो, हम हमारी लैंग्वेज में कह सकते हैं, बाकी एज अ मेडिकल टर्म हम इसे हॉस्पिटल फॉर्मूलरी कहेंगे। इसके अंदर क्या होता है कि जो भी ड्रग पर्टिकुलर हॉस्पिटल में डिस्पेंस की जाती है, पर्टिकुलर हॉस्पिटल में यूज़ की जाती है, उसका जो जेनरिक नेम होता है, नॉट अ ब्रांड नेम, जेनरिक नेम होता है, हम उसको अल्फ़ाबेटिकल फॉर्म में लिखते हैं और उसके बाद ड्रग के साथ में हम उसका सारी चीज़ें लिखते हैं, उसका एडीएमई लिखते हैं, काइनेटिक लिखते हैं, उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन लिखते हैं, उसका डोज लिखते हैं, उसका एडवर्स इफेक्ट लिखते हैं, उसका कॉन्ट्रा इंडिकेशन लिखते हैं, उसका इंडिकेशन लिखते हैं, उसके टाइप साइड इफेक्ट्स लिखते हैं, उसकी सारी चीज़ें हम उसमें मेंशन करते हैं बाय द अल्फ़ाबेटिकल फॉर्म, ठीक है। तो ये होता है हॉस्पिटल फॉर्मूलरी। इसके अंदर हम कंटेंट्स देखेंगे कि क्या क्या कंटेंट्स होंगे। डिफ्रेंशिएशन ऑफ हॉस्पिटल फॉर्मूला इन ड्रग लिस्ट, मतलब हॉस्पिटल फॉर्मूलरी अलग चीज़ होती है, ड्रग लिस्ट अलग चीज़ होती है। ये हम जब हम पढ़ेंगे उस वक्त देखेंगे किस तरीके से उसका प्रिपरेशन किया जाएगा, किस तरीके से उसका रिवीजन किया जाएगा। टाइम टाइम पे ड्रग फॉर्मूलरी का अपडेशन भी होता है, रिवीजन भी होता है, तो किस टाइम पे किया जाएगा वो हम देखेंगे। एडिशन एंड डिलीटेशन ऑफ ड्रग फ्रॉम हॉस्पिटल फॉर्मूलरी, टाइम पे जब भी रिवाइज होती है हमारी ड्रग हॉस्पिटल फॉर्मूलरी, तो कुछ ड्रग्स, न्यू ड्रग्स भी ऐड की जाती है और न्यू ड्रग्स के ऐड करने के साथ साथ में कुछ पुरानी ड्रग जिनका यूज़ नहीं हो रहा होता है उसे हम डिलीट भी साथ में करते जाते हैं। तो वो सारी चीज़ें हम देखेंगे किसके अंदर, हॉस्पिटल फॉर्मूलरी के अंदर। नाउ यूनिट सेकेंड चैप्टर थर्ड, थेरापेटिक ड्रग मॉनिटरिंग, ये भी आपका पढ़ा हुआ टॉपिक है, TDM, ठीक है। थेरापेटिक ड्रग मॉनिटरिंग क्या होता है, कुछ ड्रग्स ऐसी होती हैं जिनकी मॉनिटरिंग बहुत बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती हैं, क्योंकि वो ड्रग पेशेंट के लिए तो बहुत इम्पॉर्टेंट होती है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है, उन्हें देना ही पड़ता है, बट उसके साथ ही साथ उसकी जो टॉक्सिसिटी होती है वो बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे होती है, उसका ग्राफ एकदम से बढ़ जाता है। तो उस समय हमें उसका जो डोज है वो मेंटेन करके रखना होता है, इसलिए हम उसकी थेरापेटिक ड्रग मॉनिटरिंग साथ में करते रहते हैं। प्लाज्मा सीरम से हम ब्लड सैंपल कलेक्ट करते हैं, ब्लड सैंपल से हम प्लाज्मा सीरम कलेक्ट करते हैं, देन हम पेशेंट की टाइम टाइम पे मॉनिटरिंग करते हैं। एक मेन रीज़न तो ये होता है थेरापेटिक ड्रग मॉनिटरिंग करने का, और एक रीज़न आजकल ये भी देखा गया है, आजकल नहीं पहले से भी देखा जाता था, कि कुछ ड्रग हमें या हमारे पेशेंट को बहुत इंपॉर्टेंट होती लेना पर वो स्किप कर देता है। प्रिस्क्राइबर ने प्रिस्क्राइब कर दी, फार्मासिस्ट ने उसे दे दी, ठीक है। अब वो आउट पेशेंट था, घर चले गया, उसने वो मेडिसिन खाई नहीं, और उसके बाद जब वो या भूल गया जो भी था, उसके बाद जब भी वो अपने प्रिस्क्राइबर से, अपने फिजिशियन से मिलने आता है और उसे वहाँ पर वो झूठ बोलता है कि मैंने मेडिसिन खाई थी, बट उसका इफेक्ट उसे दिखता नहीं है। तो उस समय भी थेरापेटिक ड्रग मॉनिटरिंग की जाती है, ये पता लगाने के लिए कि पेशेंट ने वो मेडिसिन खाई है या नहीं। तो वो उसके ब्लड सैंपल में हमें पता पड़ जाता है कि ब्लड में वो मेडिसिन आ रही है, शो हो रही है नहीं। तो ये सब हम किस में पढ़ेंगे, थेरापेटिक ड्रग मॉनिटरिंग में। तो ये जिसके भी जो भी इंडियन सिनेरियो है थेरापेटिक ड्रग मॉनिटरिंग के, और जो भी उसके नीड क्यों है हमें थेरापेटिक ड्रग मॉनिटरिंग करने की, तो मैंने आपको भी बताई, इसको डिटेल में हम पढ़ेंगे आगे। नेक्स्ट है हमारा फोर्थ चैप्टर यूनिट सेकंड का, मेडिकेशन अडेरेंस, causes of medication non adherence, pharmacist role in the medication adherence and monitoring of patient medication adherence।
तो ये हमें पढ़ना है मेडिकेशन अडेरेंस में। ये जो टॉपिक है कोरिलेट करता है थेरेप्यूटिक ड्रग मॉनिटरिंग के साथ में। मेडिकेशन अडेरेंस, अडेरेंस मतलब उस चीज़ को लेके टिके रहना, उस चीज़ के साथ में हमें काम करना, उसको पकड़े रहना, इट्स कॉल्ड अडेयर होना। अडेरेंस, मेडिकेशन अडेरेंस। तो हमें इसमें पढ़ना है कॉजेस ऑफ मेडिकेशन नॉन अडेरेंस, मतलब कि पेशेंट मेडिकेशन को ले क्यों नहीं रहा है, क्या क्या रीज़न हो सकते हैं, क्या क्या कॉजेस हो सकते हैं कि पेशेंट को मेडिकेशन प्रिस्क्राइब्ड है, उसको ट्रीटमेंट की रिक्वायरमेंट है, वो डिसीज़ हो रही है, फिर भी वो मेडिसिन नहीं खा रहा है, तो क्यों नहीं खा रहा है, तो इसके क्या क्या कॉजेस है वो हमें इसमें देखना है। देन मेडिकेशन अडेरेंस में फार्मासिस्ट का क्या रोल है, किस तरीके से वो नॉन अडेयर पेशेंट्स को अडेयर में कन्वर्ट कर सकता है, फार्मासिस्ट का वहाँ क्या क्या रोल है। देन वो किस तरीके से पेशेंट की मॉनिटरिंग करेगा, लाइक थेरापेटिक ड्रग मॉनिटरिंग, तो वो हम किस में पढ़ेंगे, मॉनिटरिंग ऑफ पेशेंट मेडिकेशन अडेरेंस के अंदर। नाउ यूनिट सेकेंड, 5th चैप्टर, पेशेंट मेडिकेशन हिस्ट्री इंटरव्यू। तो ये वही है, ये जो तीनों टॉपिक है आपस में कोरिलेट करते हैं। नीड फॉर द पेशेंट मेडिकेशन हिस्ट्री इंटरव्यू, मेडिकेशन इंटरव्यूज फॉर्म। ठीक है, जब भी पेशेंट्स मेडिकेशन हिस्ट्री इंटरव्यू लिया जाएगा, सबसे पहली बात तो पेशेंट का जो इंटरव्यू होगा, एक जो काउंसिल टीम होगी फार्मासिस्ट की प्लस मेडिकल स्टाफ की, वो जो भी पेशेंट होगा उसका हिस्ट्री जानेगा कि जैसे कोई पेशेंट्स आता है कोई सी भी बीमारी को लेके, तो हम उसकी सबसे पहले हिस्ट्री जानते हैं कि आपने पास्ट में ये मेडिसिन खा रखी है, आपको ये डिसीज़ तो नहीं है, आपको इस मेडिसिन से किसी प्रकार की एलर्जी तो नहीं है, तो उस तरीके से हम उसका एक फॉर्म भरवाते हैं उससे, इसको हम कहते हैं मेडिकेशन इंटरव्यू फॉर्म। तो वो हम उसे फुलफिल करवाते हैं, देन उसकी हिस्ट्री के बारे में हम जानते हैं, ताकि हम उसकी हिस्ट्री जान के उसका जो रिसेंट ट्रीटमेंट होने वाला है वो हम उसको प्रॉपरली कर सके। देन है लास्ट 6 टॉपिक, कम्युनिटी फार्मेसी मैनेजमेंट। तो ये जो हम यहाँ पे यूनिट फर्स्ट में कम्युनिटी फार्मेसी पढ़ेंगे, उसी के अंदर हम ये कम्युनिटी फार्मेसी मैनेजमेंट भी पढ़ लेंगे। नाउ यूनिट थर्ड का फर्स्ट चैप्टर, फार्मेसी एंड थेरापेटिक कमेटी। ठीक है, अब फार्मेसी एंड थेरापेटिक कमेटी एक ऐसी कमेटी होती है जो हॉस्पिटल के अंदर बनाई जाती है, जिसके अंदर चीफ फार्मासिस्ट होता है, फिजिशियंस होते हैं, नर्सेस होती हैं, अदर मेडिकल एंड पैरामेडिकल स्टाफ होता है, जिनका मेन सबसे इम्पोर्टेंट काम होता है जो हमने ऊपर पढ़ा, हॉस्पिटल फॉर्मूलरी। हॉस्पिटल फॉर्मूलरी को बनाने का काम होता है। ठीक है, इसको बनाने के बाद इनके अपने कुछ ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, इनके कुछ फंक्शंस होते हैं, इनकी एक पॉलिसीज़ होती है जो फार्मेसी एंड थेरापेटिक कमेटी को बनाती है कि किस तरीके से इनको फॉर्मूलरी बनाना है, इन पेशेंट को क्या प्रिस्क्राइब करना है, कैसे प्रिस्क्राइब करना है, आउट पेशेंट को कैसे प्रिस्क्राइब करना है, ऑटोमेटिक स्टॉप ऑर्डर कैसे करना है, मतलब जो भी मेडिकेशन ऑर्डर है, जो भी हम मेडिकेशन का ऑर्डर दे रहे हैं, पेशेंट को मेडिसिन डिस्पेंस कर रहे हैं या डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो किस तरीके से ऑटोमेटिकली वो स्टॉप हो जाएंगी। ठीक है, इमरजेंसी ड्रग लिस्ट की कैसे प्रिपरेशन करनी है, तो हॉस्पिटल को कुल मिला के किस तरीके से चलाना है, किस तरीके से कौन से पेशेंट को कौन से वार्ड में शिफ्ट करना है, वार्ड कैसे बनाए जाएंगे, आईसीयू कितने होंगे, तो ये सारी चीज़ें जो भी एक प्रॉपर वे में ऑर्गेनाइज होती है, तो वो कौन ऑर्गेनाइज करवाती है, फार्मेसी एंड थेरापेटिक कमेटी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम इसी के अंदर पढ़ेंगे। नेक्स्ट है हमारा यूनिट थर्ड का सेकंड टॉपिक, ड्रग इंफॉर्मेशन सर्विसेज। इसके अंदर हम पढ़ेंगे ड्रग एंड पॉइजन इंफॉर्मेशन सेंटर, सोर्सेज ऑफ ड्रग इंफॉर्मेशन, कंप्यूटराइज सर्विसेज एंड स्टोरेज एंड रिट्राइवल ऑफ इंफॉर्मेशन। ड्रग इंफॉर्मेशन सर्विस के अंदर हम देखेंगे कि किस तरीके से हमारे इंडिया में ड्रग्स का एंड पॉइजन इंफॉर्मेशन सेंटर्स हैं, लाइक हम फॉर एग्जांपल सेडेस्को की बात कर लें, WHO भी एक प्रकार से एक इंफॉर्मेशन सेंटर है जो प्रोवाइड करवाता है कि कौन सी ड्रग पर्टिकुलर नहीं है, पर हम कह सकते हैं कि हाँ, ये पॉइजनस इंफॉर्मेशन सेंटर्स को बनाते हैं। ठीक है, तो हमारे यहाँ पे बहुत सारे पॉइजनस इंफॉर्मेशन सेंटर है, ड्रग इंफॉर्मेशन सेंटर है, DIC है। ठीक है, तो हम आगे बात करेंगे कि कौन कौन से हैं, कहाँ कहाँ पर है, कौन कौन से जो भी नेशनल कौन से हैं, इंटरनेशनल कौन कौन से हैं, ठीक है, कौन कौन से स्टेट्स में, ये हम सारी बातें
हम जब ये चैप्टर पढ़ेंगे तब करेंगे। क्या क्या ड्रग इंफॉर्मेशन के सोर्सेस हो सकते हैं कि हमको कहाँ कहाँ से ड्रग्स के बारे में पता पड़ सकता है। कंप्यूटराइज सर्विसेज क्या होंगे एंड स्टोरेज एंड रिट्राइटर इंफॉर्मेशन हमें कहाँ से प्राप्त होगी, कहाँ से मिलेगी, तो ये सारी चीज़ हम देखेंगे ड्रग इंफॉर्मेशन सर्विसेज में। नाउ यूनिट थर्ड टॉपिक पेशेंट काउंसलिंग। पेशेंट काउंसलिंग, जब हम मेडिकेशन हिस्ट्री की बात कर रहे थे, मेडिकेशन हिस्ट्री इंटरव्यू की, वहीं पे हम उसी तरीके से हम पेशेंट की काउंसलिंग भी करेंगे, जिसके अंदर हम स्टेप्स देखेंगे कि हमको पेशेंट्स की काउंसलिंग पढ़ने के लिए क्या क्या स्टेप्स को फॉलो करना है, किस तरीके से उसे आई कांटेक्ट बना के रखना है। उसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है हमारा वर्बल कम्युनिकेशन स्किल। वो हमारे फार्मासिस्ट का वर्बल कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छा होना चाहिए, फ्लुएंट होना चाहिए। उसके बाद में बहुत लीनियर होना चाहिए, वैसे बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट नहीं होना चाहिए जिससे पेशेंट डर जाए, जो उसके अंदर बातें हैं वो बताए नहीं और उसका ट्रीटमेंट कहीं गड़बड़ हो जाए। तो वो सारी चीज़ें हमारे फार्मासिस्ट में, जो हमारा काउंसलर है, उसमें ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। स्पेशल केस दैट रिक्वायर्ड दैट फार्मासिस्ट, ठीक है। देन है यूनिट थर्ड फोर्थ चैप्टर, education and training program in the hospital. Role of pharmacists in the educational and training program, internal and external training program, services to nursing homes or clinics, code of ethics for community pharmacy, and role of pharmacists in the इंटरडिपार्टमेंटल कम्युनिकेशन एंड कम्युनिटी हेल्थ एजुकेशन। कुल मिला के हमें इस टॉपिक के अंदर हेल्थ एजुकेशन के बारे में पढ़ना है, एक ऐसे ट्रेनिंग प्रोग्राम के बारे में पढ़ना है जो हमें हॉस्पिटल के अंदर देना है, किसी फार्मासिस्ट को। टाइम टाइम पे अपग्रेडेशन करना है हमारे मेडिकल स्टाफ का, कि कौन सी नई डिसीज़ आई है, किस तरीके से ट्रीटमेंट होगा। फॉर एग्जांपल अभी हम बात करें रिसेंटली हमारे इंडिया में, इंडिया तो ठीक है, पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा महामारी फैली है कोरोना की। तो जैसे कोरोना आया था, वैसे सारे हॉस्पिटल में एक ट्रेनिंग प्रोग्राम दिया गया, जिसमें ये समझाया गया, वहाँ के मेडिकल स्टाफ को ये समझाया गया कि किस तरीके से हमें कोरोना पेशेंट्स को ट्रीट करना है, किस तरीके से उन्हें बताना है कि आपको मास्क पहन के रखना है, सैनिटाइजर यूज़ करना है टाइम टाइम पे, आपको 6 फीट की दूरी बना के रखनी है। तो ये सारी चीज़ें उन्हें ट्रेनिंग प्रोग्राम में समझाई गई, ठीक है। फॉर द एग्जाम्पल ऐसे बहुत सारे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हो सकते हैं। नए मेडिकेशन आई, जैसे वैक्सीन आया तो कोविशील्ड आया, तो कोविशील्ड कितने दिन में लगेगा, किन किन को लग सकता है, कोवैक्सीन आया, किन किन को लग सकता है। तो ये सारी चीज़ें कहाँ बताई जाती है, ट्रेनिंग्स प्रोग्राम के अंदर, एजुकेशनल एंड ट्रेनिंग प्रोग्राम्स के अंदर, हॉस्पिटल के अंदर, ठीक है। तो ये जो भी कोड ऑफ एथिक्स आएंगी कम्युनिटी फार्मेसी में, फार्मासिस्ट का क्या रोल होगा, इंटर डिपार्टमेंटल कम्युनिकेशन क्या होगा, तो ये सारी चीज़ें हम तब पढ़ेंगे जब ये वाला चैप्टर पढ़ेंगे। नेक्स्ट है लास्ट एंड फिफ्थ टॉपिक, प्रिस्क्राइब्ड मेडिकेशन ऑर्डर एंड कम्युनिकेशन स्किल। मतलब कि हमें क्या क्या लीगल रिक्वायरमेंट्स फॉलो करनी है जब भी प्रिस्क्राइबर्स मेडिकेशंस तो लिख देता है, प्रिस्क्राइबर प्रिस्क्रिप्शन तो लिख देता है, पर किस ऑर्डर में उसे लिखनी है, किस ऑर्डर में वो फार्मासिस्ट के पास जाएगी, क्या क्या लीगल रिक्वायरमेंट उसे फुलफिल करने पड़ेंगे, क्या कम्युनिकेशन स्किल्स रहेगा प्रिस्क्राइबर एंड पेशेंट्स का, वो सारी चीज़ें हमें किस में देखनी है, प्रिस्क्राइब्ड मेडिकेशन ऑर्डर एंड कम्युनिकेशन स्किल्स के अंदर। नाउ यूनिट फोर्थ, बजट प्रिपरेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है, अभी हमने ऊपर इतनी सारी बात करी कि हमें हॉस्पिटल का ऑर्गेनाइजेशन करना है, हमें हॉस्पिटल फार्मेसी बनानी है, हमें कम्युनिटी फार्मेसी बनानी है, उसके बाद में हमें एजुकेशनल प्रोग्राम भी रखना है, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हमने ऊपर देखी। तो ये सब करने के लिए हमें क्या चाहिए, हमें मनी चाहिए, मनी फंड चाहिए। उस फंड को किस तरीके से बजट में लेकर आना है, किस तरीके से उस चीज़ का, यदि हमें हॉस्पिटल को बनाना है, हॉस्पिटल एक ऑर्गेनाइजेशन को डेवलप करना है, तो उसके लिए हम एक बजट को बनाएंगे कि कौन सी चीज़ कितने में लेके आनी है, क्या क्या एक्सपेंसेस करने हैं, क्या क्या चीज़ें बचानी है, किस तरीके से
मेडिकल स्टाफ की या अदर स्टाफ की सैलरी डिसाइड करनी, तो ये सारी चीज़ें किससे डिसाइड होगी? बजट से। तो किस तरीके से हम बजट को बनाएंगे, बजट को हम प्रिपेयर करेंगे, देन हम उसे इम्प्लीमेंट करेंगे, तो वो सारी चीज़ें किसके अंदर पढ़नी है हमें? बजट प्रिपरेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन के अंदर। नाउ है क्लिनिकल फार्मेसी। क्लिनिकल फार्मेसी एक प्रकार से कह सकते हैं इट इज़ अ ब्रांच ऑफ फार्मेसी, जैसे हम फार्माकोलॉजी बोल ले, या इट इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ फार्माकोलॉजी, ठीक है। टॉक्सिकोलॉजी हो गया, वैसे होता है क्लिनिकल फार्मेसी, ठीक है। क्लिनिकल फार्मेसी के अंदर हमें पढ़ना है उसके क्या क्या कॉन्सेप्ट्स हैं, उसके क्या क्या फंक्शंस हैं, और क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है क्लिनिकल फार्मासिस्ट की। एक फार्मासिस्ट होता है, क्लिनिकल फार्मासिस्ट होता है, ठीक है। दोनों में थोड़ा अंतर होता है, वो क्या होता है तब इसमें हम देखेंगे जब भी ये पढ़ेंगे। क्या क्या ड्रग थेरेपी मॉनिटरिंग यूज़ कर रहे हैं फार्मासिस्ट, किस तरीके से फार्मासिस्ट का इंटरवेंशन होगा, क्या क्या क्लिनिकल रिव्यूज़ होंगे, किस तरीके से मेडिकेशन चार्ट का रिव्यू करेगा वो, किस प्रकार से वार्ड का राउंड करेगा, किस तरीके से प्रिपरेशन करेगा, वार्ड पार्टिसिपेशन करेगा, किस तरीके से मेडिकेशन हिस्ट्री का वो पता लगाएगा, क्या क्या फार्मास्यूटिकल केयर वो यूज़ करेगा, क्या क्या वो डोजिंग को एज डोजिंग करेगा पर्टिकुलर ड्रग की, क्या क्या वो डिसीज पैटर्न को फॉलो करेगा। ये सारी चीज़ें क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होगी फार्मासिस्ट की, क्लिनिकल फार्मासिस्ट की, ये हम सारी चीज़ें देखेंगे किसमें? क्लिनिकल फार्मेसी के अंदर। नाउ यूनिट 4 थर्ड टॉपिक, थर्ड चैप्टर है ओवर द काउंटर सेल्स, ओटीसी सेल्स, इंट्रोडक्शन एंड सेल्स ऑफ ओवर द काउंटर एंड रेशनल यूज ऑफ कॉमन ओवर द काउंटर मेडिकेशन। सबको पता है ओटीसी प्रोडक्ट्स क्या होते हैं, ठीक है। आप मेडिकल पे गए, बिना प्रिस्क्रिप्शन के जो दवाई मिल गई वो होती है ओटीसी प्रोडक्ट। तो किस तरीके से हम उनका सेल करेंगे, किस तरीके से उनका रेशनल यूज़ होगा, किस तरीके से हमें उनका जो उसकी जो सेल है उस पर भी हमें कंट्रोल करना है। हर चीज़ का एडवर्स इफेक्ट होता है, चाहे वो ओटीसी हो या वो प्रिस्क्राइबिंग ड्रग हो, सबका एडवर्स इफेक्ट होता है, उसको कंट्रोल करके रखना एक फार्मासिस्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है। तो किस तरीके से हम ओटीसी सेल्स को कंट्रोल करेंगे, किस तरीके से हम उसका डिस्पेंस करेंगे, वो हम पढ़ेंगे ओटीसी सेल्स के अंदर। नाउ यूनिट 5 फर्स्ट टॉपिक, फर्स्ट चैप्टर, ड्रग स्टोर मैनेजमेंट एंड इन्वेंट्री कंट्रोल। हमने हॉस्पिटल फार्मेसी तो बना ली, हमने एक कम्युनिटी फार्मेसी तो बना ली, बट किस तरीके से हम ड्रग को स्टोर करेंगे और किस तरीके से हम उसे मैनेज करेंगे, किस तरीके से मटेरियल हम बुलवाएंगे, क्या क्या स्टोरेज कंडीशन होगी, कि किस मेडिसिन को किस टेम्परेचर पे रखना है, फ्रीज में रखना है, रेफ्रिजरेटर में रखना है, -डिग्री सेंटीग्रेड पे रखना है तो रेफ्रिजरेटर के अंदर रखनी है, रूम टेम्परेचर पे रखना है तो प्रॉपरली हम उसको उसके ड्रॉज में अल्फ़ाबेटिकल फॉर्म में जमा के रखेंगे, किस और प्रॉपरली रिकॉर्ड, हर चीज़ का रिकॉर्ड मेंटेन करेंगे। तो सारी चीज़ हमें किस में देखनी है? ड्रग स्टोर मैनेजमेंट एंड इन्वेंट्री कंट्रोल के अंदर। नाउ है इन्वेस्टिगेशनल यूज ऑफ ड्रग, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसके अंदर हमको उसका पढ़ना है डिस्क्रिप्शन, प्रिंसिपल इन्वॉल्व, क्लासिफिकेशन, कंट्रोल, आइडेंटिफिकेशन, रोल ऑफ हॉस्पिटल फार्मासिस्ट एंड एडवाइजरी कमिटी। इस टॉपिक के अंदर हमने ये सारे कंटेंट्स तो पढ़ने हैं, बट होता क्या इन्वेस्टिगेशनल ड्रग यूज ऑफ ड्रग, मतलब कि ऐसी ड्रग जिसपे अभी इन्वेस्टिगेशन तो चल रहा है, क्लिनिकल ट्रायल तो चल रहा है, बट उस क्लिनिकल ट्रायल को चलते ही हमें उसे हमारे हॉस्पिटल के पेशेंट के ऊपर भी उसका ट्रायल करना है, उसे भी वो मेडिसिन देनी है, देन हमें उसका ऑब्जर्वेशन भी करना है, उसको टाइम टाइम पे उसका आइडेंटिफिकेशन भी करना है, टाइम टाइम पे उसका ऑब्जर्वेशन भी करना है, और कुछ भी प्रॉब्लम्स आ रही है उसे डिटेक्ट करके हमें आगे भी उसे पहुंचाना है, आगे जो भी अथॉरिटी है हमें उसे वहाँ पर पहुंचाना है। तो ये होता है इन्वेस्टिगेशनल यूज ऑफ ड्रग, इसे डिटेल में हम पढ़ेंगे आगे। देन लास्ट है यूनिट 5 का इंटरप्रिटेशन ऑफ क्लिनिकल लेबोरेटरी टेस्ट, जिसके अंदर हम देखेंगे ब्लड केमिस्ट्री, हेमेटोलॉजी एंड यूरिन एनालिसिस, ठीक है। जो भी क्लिनिकल लेबोरेटरी टेस्ट होते हैं, जो हम पैथोलॉजी टेस्ट जितने भी होते हैं वो हम देखेंगे इसके अंदर क्लिनिकल लेबोरेटरी टेस्ट के अंदर। तो ये तो हमारा आज का
सिलेबस डिस्कशन। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा कि हमें क्या पढ़ना है, हमारा क्या टॉपिक्स है, हमारा क्या सिलेबस है, आज हमारा सब्जेक्ट क्या है। ये सारी चीज़ें आई होप आप लोगों को समझ में आई होंगी। ये कुछ बुक्स के नाम लिखे हैं 5-6, कुछ जर्नल्स भी दिए हैं यहाँ पर। जैसे जो टॉपिक्स हैं वैसे मैं आपको इनके नोट्स ऑलरेडी प्रोवाइड मैं कर चुकी हूँ अपने चैनल पे, बट फिर भी मैं आपको इसके नोट्स टाइम टाइम पे जब भी हम ये टॉपिक पढ़ते जाएंगे उस टॉपिक के साथ साथ में मैं आपको इनके नोट्स भी प्रोवाइड करते जाऊँगी। बट साथ में आप हो सके तो लाइब्रेरी से ये सारी बुक्स को आप इशू करवा लें और इनके अपने नोट्स भी साथ में बनाते जाएं। थैंक यू सो मच।